नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में मूल अधिकार क्या हैं, किसे कहते हैं और मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो मूल अधिकार का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मूल अधिकार का जिक्र जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार का संरक्षक जो है वह सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षक है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन या जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। अब अगर मूल अधिकार की परिभाषा की बात की जाए तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा जिसे संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं और जिनको संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है। या कह सकते हैं अधिकार समाज की वे बाह्य परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब अधिकार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अब विशेषताओं की अगर बात की जाए तो विशेषताएं मुख्य रूप से मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। असीमित नहीं है मौलिक अधिकार और निरपेक्ष भी नहीं है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं और कुछ राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। 86 संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, जिसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कहा गया। अगर अधिकारों के प्रकार की बात की जाए तो अधिकारों के प्रकारों में मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार और मानवाधिकार शामिल है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो संविधान के भाग 3 में पाए जाने वाले वे अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं उनको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक अधिकार, तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भाग 3 के बाहर अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 के बाहर अधिकार हैं, संविधान में दिए गए हैं और नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे मतदान का अधिकार तो संविधान में दिया गया है लेकिन यह भाग 3 में नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से विधिक या कानूनी या संविधिक अधिकार तो संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए अधिकार जो है विधिक, कानूनी या संविधिक अधिकार है। जैसे सूचना का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। इसी प्रकार से मतदान का अधिकार और संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि भाग 3 में नहीं है, भाग 3 से बाहर यह अधिकार दिए गए हैं। जो अधिकार भाग 3 से बाहर होते हैं उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। इसी प्रकार से एक अधिकार है मानवाधिकार। तो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं, जिसका उद्देश्य मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन सुनिश्चित करना होता है। तो यह अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब भारत में जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। मूल अधिकारों को मुख्य रूप से मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ब्रिटेन के महाराजा जॉनसन ने 1215
में अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार लिखाए थे। उन्हीं मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और कहीं ना कहीं उन्हीं मौलिक अधिकारों से ही उन्हीं ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार लिखाए गए थे, उन्हीं मौलिक अधिकारों से ही मूल अधिकार की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सम्राट जॉन द्वारा जो मूल अधिकार अपने नागरिकों को दिए गए, मूल अधिकार संबंधी यह प्रथम दस्तावेज था। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1689 में लिखित बिल ऑफ राइट मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य दस्तावेज प्रमुख प्रतिपादित किया गया, जिसमें विभिन्न सम्राटों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के पश्चात जो है 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए। इसके बाद 1789 में ही फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को मूल अधिकार उल्लंघन के कारण फांसी चढ़ा दी गई थी और अमेरिका के मूल अधिकार में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। 1791 में अमेरिका संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट मूल अधिकार जो है जोड़ता है संविधान में। अब अगर भारत में मूल अधिकार के मांग की बात की जाए तो भारत में मूल अधिकार जो है वह मुख्य रूप से सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकार की मांग एनी बेसेंट द्वारा की गई। तो एनी बेसेंट जो हैं वह 1925 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग करती हैं। इसके बाद मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रथम लिखित दस्तावेज जो है वह 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा मांगा गया। नेहरू रिपोर्ट जिसके प्रतिपादक मोतीलाल नेहरू थे और यह प्रथम लिखित मांग थी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। इसके बाद कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में और 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों के मांग की। 1931 में कराची के अधिवेशन में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों के मांग की थी। इसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने मौलिक अधिकारों की मांग की और फिर इसके बाद तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने गठित की गई और यह कमेटी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित की गई थी और यह कमेटी जो है यह बताने के लिए गठित की गई थी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार रखे जा सकते हैं। तो तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा बताया गया कि भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अधिकार जो है रखे जा सकते हैं। एक तो वे अधिकार होंगे जो वंचित होने पर व्यक्ति क्या है कोर्ट जा सकता है, तब ये बने रहते हैं, इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया और यह भाग 3 में रखे गए और अमेरिका से यह लिए गए। इसी प्रकार से वे अधिकार रखे गए जिनके वंचित होने पर व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है और ये भाग 4 में संविधान के भाग 4 में रखे गए जिनको नीति निर्देशक तत्व कहा गया और यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो भाग 3 में जो अधिकार रखे गए उनके वंचित होने पर व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और भाग 4 में जो अधिकार रखे गए उनके वंचित होने पर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। भाग 3 के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया और भाग 4 के जो अधिकार हैं उनको नीति निर्देशक तत्व कहा गया। इसके अलावा भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है और
यह मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। भारत के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अपने नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। किंतु क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर दूसरी जगह इसको रखा गया। संविधान में ही मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित है। और अब संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का में है। संपत्ति का अधिकार अगर पूछा जाए मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में, 300 परंतु का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया और यह एक विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। विधिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया। तो संपत्ति का अधिकार अगर पूछा जाए कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो संपत्ति का जब अधिकार 1978 में मूल 7 अधिकारों से हटा दिया गया, तो जब एक अधिकार हटा दिया गया तो 6 अधिकार मूल अधिकार बचे। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 अनुच्छेद 23 एवं 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तो 29 एवं 30 अनुच्छेद 29 एवं 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात की गई है। इसी प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। अब मूल अधिकारों के अध्ययन के पहले हम लोग अनुच्छेद 12, 13 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। यहाँ से प्रश्न भी एग्जाम में मिलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर दी गई राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है, भारत सरकार और संसद से कार्यपालिका प्लस विधायिका, राज्य सरकार और विधान सभा से कार्यपालिका प्लस विधायिका तथा पंचायत, नगर पालिका प्लस अन्य बोर्ड से जो है राज्य का गठन होगा और यह संविधान द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं जो होंगी वह राज्य के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना बताया गया है। अब पहला जो मूल अधिकार है, मतलब 1 नंबर का जो मूल अधिकार है वह समता का अधिकार है। समता का मूल अधिकार, इसमें 14 से 18 तक अनुच्छेद शामिल हैं। समता के मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 14 जो है वह विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता की बातों में अपवाद भी हैं, जिसमें अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संरक्षण प्राप्त है। इनको न गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही न्यायालय में मुकदमा किया जा सकता है। और महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। गवर्नर राष्ट्रपति को हटा सकता है, राष्ट्रपति जो है गवर्नर को हटा सकता है और 61 के अंतर्गत महाभियोग के माध्यम से। तो विधि के समक्ष समानता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो है अपवाद हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध होगा। इसमें क्या अपवाद हैं,
यह अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध होगा। और अपवाद में है, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। मतलब राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो यह एक अपवाद के रूप में आएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। 16(4) में अपवाद दिया गया है, SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की बात की गई है और EWS इसमें नहीं जुड़ा है। इसे राज्य का कर्तव्य बताया गया है। EWS जो है वह राज्य का कर्तव्य बताया गया है। राज्य चाहे तो दे सकता है और राज्य चाहे तो हटा सकता है। तो लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 में की गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 क्या बता रहा है? तो अनुच्छेद 17 में भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताता है। इसमें किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, तथा इससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है और संसद द्वारा इस शक्ति के प्रयोग में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें अपवाद है डॉक्टरेट, सुरक्षा से जुड़े लोग जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, और यह अपवाद के रूप में शामिल किए गए हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें 19 में क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में दी गई है। इसी प्रकार से भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है और भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अब अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अपराध में दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। इसके लिए 3 स्थितियां हैं। कार्योत्तर विधियों पर संरक्षण है। दोष सिद्ध होने पर अपराधी माना जाएगा न्यायालय द्वारा। सेकेंड नंबर पे क्या है? एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान किया गया है। और थर्ड नंबर पे स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का संरक्षण दिया गया है। मतलब कोई भी अगर अपराधी है तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कार्योत्तर मतलब उसके विरुद्ध जब मुकदमा चलाया जाएगा और उस मुकदमे में जब वह दोष सिद्ध हो जाएगा तभी उसको अपराधी माना जाएगा। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया है। अगर वह दोष सिद्ध, उसके ऊपर दोष न्यायालय नहीं लगाता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद अपराध में दोष सिद्ध के संदर्भ में बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी साबित हो जाता है तो उसको 2 या 3 प्रकार के दंड नहीं दिए जाएंगे। एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही दंड से दंडित किया जाएगा और स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का संरक्षण भी प्राप्त है। मतलब वह खुद का वकील नियुक्त कर सकता है, वकील अपना रह सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है जिसमें निजता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14
वर्ष के बालकों या बालिकाओं के लिए उपलब्ध है। तो यह कभी कभी एग्ज़ाम में उम्र पूछ लेता है कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A है और 46वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो शिक्षा का अधिकार 21A, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21A 6 से 14 वर्ष 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी प्रकार से अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण की बात की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या बताए गए हैं, इसमें भी 3 स्थितियों की बात की गई है। गिरफ्तार से पूर्व अपराध बताना, जो भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर रहा है उसके पहले अपराध बताना अपराधी को, और 24 घंटे से पूर्व न्यायालय में पेश करना अनिवार्य बताया गया है, और गिरफ्तार व्यक्ति को वकील चुनने का अधिकार दिया गया है। इसमें आपातकाल में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 21 को सबसे पहले निलंबित किया जाता है। जब आपातकाल की स्थिति लगती है 358 के तहत, तो 358 में क्या होता है, अनुच्छेद 19 को सबसे पहले निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो आपात लगेगा तो इसको नहीं समाप्त करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, तो इसको समाप्त कर दिया जाता है सबसे पहले। झंडा फहराने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है। प्रेस को भी ख़त्म कर दिया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। शांत रहने की स्वतंत्रता और जानने की स्वतंत्रता, यह सब समाप्त कर दिए जाते हैं। तो आपातकाल की स्थिति में 358 के तहत अनुच्छेद 19 को सबसे पहले निलंबित किया जाता है, और 359 के तहत 20 और 21 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जाता है। 20 और 21, 359 में 20 और 21 में क्या है, अपराध में दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। तो यह भी सही है, यह नहीं निलंबित किया जाएगा। 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जाता है, बाकी सभी को निलंबित किया जाता है। इसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगला जो अधिकार है वह तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 को शामिल किया गया है। 23 में क्या दिया गया है, मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध की बात की गई है, और 23 में मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध की बात की गई है, और 24 में 14 वर्ष से कम बालिकों को बाल श्रम के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो यह 24 में बताया गया है। अब अगला जो अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 25 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 25 में भारत में किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाज को मानने का अधिकार होगा। मतलब किसी भी धर्म को मानना, पूजा करना, अर्चना करना, यह सब अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय संविधान दे रहा है। इसके अलावा 26 में धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक सम्मेलनों के आयोजन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 में भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा, और 28 में कोई भी शैक्षणिक संस्था धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। कोई भी शैक्षणिक संस्था जो है धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। तो 25, 26, 27, 28, 25 में क्या है, भारत में किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाज को मानने का अधिकार दिया गया है। 26 धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक सम्मेलन के आयोजन का अधिकार दिया गया। 27 भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा, और 28 में कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। अगला जो अधिकार है, मूल अधिकार, वह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। 29 में क्या बताया गया है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के संरक्षण की बात की गई है। भारत में 7 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, जिसमें भारत में अल्पसंख्यक जो है वह 7 समुदाय हैं। भारत में वर्तमान में 7 समुदाय हैं। देखिए 29 में क्या बताया गया है,
अल्पसंख्यकों के कल्याण का संरक्षण की बात की गई है। और भारत में वर्तमान में 7 समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी यह सब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं संरक्षण की बात किसमें, अनुच्छेद 29 में की गई है। इसके तहत व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के विकास, पालन और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है कि भारत के अल्पसंख्यकों का धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार प्रदान किया। भारत के अल्पसंख्यक जो हैं वह अपनी धार्मिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। 30 में बताया गया है। 31 संपत्ति के अधिकार को हटाकर 31 में दिया गया था, तो 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर 301 कह सकते हैं का में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब 32 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है और मौलिक अधिकारों से वंचित होने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 266 आर्टिकल में है और सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत है। और यहाँ 5 प्रकार की न्यायिक रिटें जारी की जाती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, निषेध, उत्प्रेषण शामिल है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण क्या है, इनके बारे में जानेंगे। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट जो है ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हो। इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है। तो यह क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद परमादेश, तो परमादेश के अंतर्गत क्या होता है, परमादेश के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी संस्था या विभाग के खिलाफ कार्य करता है। जो आदेश देता है सरकारी कर्मचारी या संस्था वह कार्य नहीं करता है। इसके अलावा अधिकार प्रच्छा, उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो दूसरे के अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं उनसे अधिकार प्रच्छा रिट जारी की जाती है। निषेध, अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाने वाला निषेध हो जाता है। और उत्प्रेक्षा जो है वह अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी न्यायालयों के आदेश को रद्द कर सकता है उत्प्रेक्षण। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, निषेध और उत्प्रेक्षण। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा है। BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में अध्ययन किया। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे क्लासें मिल जाएंगी जो थियरी और MCQ टाइप की होंगी, तथा पॉलिटी की कुछ क्लासें हैं और आगे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी की सारी क्लासें उपलब्ध करा दी जाए।